तो आइए, हम सभी तैयार हैं उन रहस्यों को जानने के लिए। और सबसे पहला रहस्य आज उनके जीवन में ही छुपा हुआ है, उनके माइंडसेट में छिपा हुआ है। और सबसे पहला रहस्य है इकिगाई, पर्पस इन लाइफ। अब इकिगाई क्या होता है मैम? देखिए, दीर्घ आयु, सुखी और सार्थक जीवन जीने का जापानी लोगों का रहस्य ये माना जाता है। इसका अर्थ होता है जीवन में एक उद्देश्य रखना, जो सुबह उत्साह के साथ जागने का कारण हो। यानी अपने जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। और जापानीज लोग ये मानते हैं कि जब तक उनके जीवन में एक उद्देश्य नहीं होगा, तब तक वह सुबह जागने का उनका कारण नहीं होगा। और इसी वजह से जब किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता अपने जीवन में, तो वो देखते हैं कि अपने जीवन को वो अनमोटिवेटेड पाते हैं, वो आलस में जीवन जीते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप एक अच्छा सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन में एक पर्पस रखें, एक बिगर गोल के साथ खुद को जोड़े, एक बड़े उद्देश्य के साथ खुद को जोड़े। क्योंकि देखिए, आज ये बात कही जाती है कि एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। बहुत जरूरी है। और हम सभी के पास एक ऐसा उद्देश्य है दोस्तों। जी हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा उद्देश्य दोस्तों आज हम सभी को माननीय टीसी छाबड़ा सर के माध्यम से दिया गया है, जो आज हम सभी को एक बिगर पर्पस यानी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। भारत को रोगमुक्त व स्वस्थ बनाने का उद्देश्य, स्वास्थ्य क्रांति का मिशन जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य, और सबसे पहले इसको अपने जीवन में अपनाने का उद्देश्य। आज इस उद्देश्य के साथ हम सभी जी रहे हैं। हम सभी अपनी सेहत को बदल रहे हैं और जन जन तक आज ये जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके जीवन को बदल सके। और यही बिगर पर्पस के साथ आज हम सभी जी रहे हैं, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। और माननीय टीसी छाबड़ा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करते हैं, क्योंकि देखिए, खुद को एक बड़े गोल से जोड़ना हम सभी का लक्ष्य था, और आज वो लक्ष्य पूरा हुआ है। क्योंकि देखिए, बिना लक्ष्य के जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। और ये बात कही जाती है, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकता। तो अगर आप चाहते कि वो आप लिफाफा ना बने जिसमें कोई एड्रेस ही ना लिखा हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में एक इकिगाई लेकर आए, पर्पस लेकर आए। और हम सभी व्यक्ति जो आरसीएम परिवार से जुड़े हैं, या एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की जो पूरी टीम है, आज हम सभी के पास एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हम लोगों को रोगमुक्त और स्वस्थ बनाने के मिशन पर अग्रसर है, और इसकी शुरुआत खुद से कर चुके हैं। तो बिल्कुल इकिगाई को अपने जीवन में अपनाना है, इस स्वास्थ्य क्रांति के मिशन को जीवन में अपनाना है। अब चलते हैं, उद्देश्य पर तो हमने बात कर ली, लेकिन जापानीज लोगों के पास उद्देश्य होने के साथ साथ आज अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला भी है, और वो है योग और आयुर्वेद। अब देखिए, भारत इसका जनक माना जाता है। योग और आयुर्वेद की कला भारत से ही शुरुआत हुई, हमारी संस्कृति के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस कला को जीवन में अपनाने का सार बताया गया, और जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि योग और आयुर्वेद की कला बाहर के देश ज्यादा अपना रहे हैं, और हमारे भारतीय इस कला को भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज, जैसा मैं देख सकती हूँ कि आप सुबह सुबह योग कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सनेश्वर महातो जी के साथ आप सभी बैठकर योग और प्राणायाम कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात है। इसको अपने जीवन में अपनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये स्वस्थ बनने में हमारी मदद करता है। और जापानीज लोगों का दूसरा सीक्रेट यही है कि वो योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम प्रकृति को वक्त दे रहे हैं खुद को स्वस्थ बनाने का। और कहा जाता है ना, प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे पहला सिद्धांत ये बात कहता है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, बस इस चिकित्सक को मौका दीजिए। और योग और आयुर्वेद के द्वारा आप मौका दे रहे हैं खुद को स्वस्थ बनाने का, प्रकृति को समय दे रहे हैं। तो जापानीज से हमने ये भी सीख लिया, दूसरा मुख्य तरीका उनका स्वस्थ रहने का। और तीसरा रहस्य जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगी, जिसके कारण जापानीज बहुत स्वस्थ अपने आप को पाते हैं, वो है पावर ऑफ मूवमेंट। यानी जापानीज अपने जीवन में सक्रियता को अपनाते हैं, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठते हैं। और इसके बारे में डॉक्टर बीएम हेगड़े सर भी ये बात कहते हैं कि अगर हम खुद को हिला डुला पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को मूवमेंट में रख पा रहे हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार और जीवन में कुछ नहीं होता है।
आप उस व्यक्ति को देखिए जो पैरालाइज्ड है, बेड पर है, हॉस्पिटल बेड पर है और अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। वो उस वक्त सिर्फ एक कामना कामना करता है कि काश मेरे शरीर में कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मैं अपने हाथ पैरों को पहले की तरह हिला सकूं, डुला सकूं। तो एक मिरेकल है ये आपके लिए, अगर आप उठ रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ वो सभी कार्य कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है मोमेंट में रहिए, क्योंकि आज भारत की स्थिति मैं बताना चाहूंगी बड़ी खराब है। सोचिए, जापान में केवल 3% लोग मोटापे की परेशानी से ग्रसित हैं, मोटापे से ग्रसित हैं। वहां की ओबेसिटी रेट 3% है मात्र। अब हमारे भारत की स्थिति क्या है मैम, थोड़ा सा रूबरू करवा दीजिए। तो हमारी भारत की स्थिति ये है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का 2019-21 का ये डेटा कहता है कि ओवरऑल भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे की परेशानी से ग्रसित है, ओवरवेट हैं, ओबीज हैं। सोचिए, कहाँ जापान 3% पर है और कहाँ हम 24 से 23% के बीच में है। महिलाएं 24% की दर के साथ और पुरुष 23% की दर के साथ। अब सोचिए, मोटापा ही तो सबसे शुरुआत होती है बीमारियों की, और जापानीज इसको कंट्रोल में कर रहे हैं और इसी वजह से स्वस्थ हैं, क्योंकि वो साइकिलिंग करते हैं, अपने जीवन में वॉकिंग करते हैं। देखिए, उनका एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि वो जहां भी जाते हैं ज्यादातर चल के जाते हैं, पैदल चलते हैं, और इसी वजह से अपने आप को स्वस्थ भी पाते हैं। योग प्राणायाम के द्वारा वो स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं, और अपने घर के काम खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो आज इन्हीं पावर ऑफ मूवमेंट के माध्यम से हम भारतीय भी खुद को स्वस्थ बना सकते हैं, और इस ओबेसिटी की दर, मोटापे की दर को कम कर सकते हैं, जो आज हमारी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी चौथा प्रिंसिपल, चौथा वो रहस्य जिसके द्वारा आज जापानीज अपनी सेहत को बदल रहे हैं, वो है हारा हाचीबू। अब मैम, हारा हाचीबू क्या होता है? हरा हाचीबू का मतलब क्या है? हरा हाचीबू का मतलब है कि तब तक खाओ जब तक आप 80% तक संतुष्ट ना हो जाओ। इस रूल को अपने जीवन में जरूर अपनाना है। अधिक खाने से, क्योंकि हमेशा आपका शरीर सुस्त हो जाता है, आलस्य बढ़ता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप तब तक खाना खाइए जब तक आपका पेट 80% तक भर ना जाए। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट 80% तक भर गया है? इस बात को समझने के लिए आपको कुछ आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा, जिसके द्वारा आप इस बात को समझ सके कि आपका पेट 80% तक भरा है या नहीं भरा है। और उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा वक्त देना होगा खाते हुए, इस बात को प्रोसेस करने के लिए कि आप कितना खा रहे हैं, आपका पेट कितना भरा है, कितना और खाना खाने की जरूरत है। और इसके लिए जब अगर आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए खाने को थोड़ा सा स्लोली स्लोली करके खाइए। जी हाँ, आराम से खाइए। कहते हैं ना, कहीं ट्रेन नहीं छूट रही है किसी भी व्यक्ति की, हम खाएंगे तो आराम से खाना खाएं, अपने लिए खाने के लिए वक्त निकालिए। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आज वक्त ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हम 2 बार 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, और उसके लिए 15-20 मिनट निकालना भी कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो एंटरटेनमेंट का स्रोत साथ में लेकर बैठते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे साथ साथ। तो हमारा मस्तिष्क कहीं ना कहीं जो चीज हम देख रहे हैं उसी में इंगेज हो जाता है। जो चीज हम खा रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान ही नहीं रहता है। कई व्यक्तियों से अगर आप पूछेंगे कि आपने सुबह क्या खाया, तो उनको याद नहीं रहेगा। स्थिति कुछ ऐसी है। तो बिल्कुल हमें इस स्थिति को बदलना होगा। ये जो भी स्रोत आप एंटरटेनमेंट का देखते हैं, खाना खाते हुए ना देखिए। खाना खाते हुए सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपना खाना खा रहा हूँ। आराम आराम से खाना खाइए, चबा चबा कर खाना खाइए। और इससे आपके शरीर को वक्त मिलता है, आपके ब्रेन को वक्त मिलता है, मस्तिष्क समझ पाता है कि आपके पेट में कितनी जगह है और आपको कितना खाना खाने की जरूरत है। तो बिल्कुल आराम से खाना खाइए, और खाना खाते हुए ब्रेक भी लीजिए। जैसे आप ये देखते होंगे ना कि आपके पास अगर एक रोटी का फुल्का थोड़ा सा लेट में आता है, तो बाद में उसको खाने का मन ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका पेट फुल हो जाता है, ये बात आपके मस्तिष्क को समझ में आ जाती है उस ब्रेक की वजह से। इसीलिए थोड़ा ब्रेक में खाना खाइए, और जापानीज भी ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ हमेशा एक आदत को अपना लीजिए, ये प्रयास करिए कि सूर्यास्त से पहले पहले आप खाना खा लें, बहुत जरूरी है।
ताकि आपका खाना अच्छे से पचे, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे। चयापचय क्रिया जिस व्यक्ति की अच्छी रहती है वो हमेशा खुद को स्वस्थ पाता है। इसके साथ साथ हमेशा बैठकर खाना खाइए। सोचिए, हमारी भारत की संस्कृति भी हमेशा इस बात को कहती थी, और पहले से हम इस आदत को अपनाते थे कि हम पालती मार के सुखासन में या पद्मासन में बैठ के खाना खाते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? स्थिति बदल चुकी है। जापानीज लोग लेकिन आज भी अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमें भी पुनः उसी संस्कृति को जागृत करना होगा। और बैठ के पालती मार के खाना खाइए, आप देखेंगे आपके पाचन में बहुत बेहतरीन बदलाव आपको दिखेंगे। और आप वक्त पे ये समझ भी पाएंगे कि आपका पेट 80% तक फुल हो चुका है। इसके साथ साथ देखिए, अपने खाने में बहुत अच्छी मात्रा में फल और सब्जियों को भी ऐड करिए, क्योंकि आईसीएमआर एनआईएन की 2024 की डाइटरी गाइडलाइन भी इस बात को सपोर्ट करती है कि हमारे खाने में कम से कम 50% फल और सब्जियां होनी ही होनी चाहिए। तो अपने खाने में कम से कम 50% फल और सब्जी भी रखिए। इसके साथ साथ जापानीज अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, पांचवा मुख्य तरीका, और वो है इतादाकी मासु। यानी आपको आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना होगा। कृतज्ञता, शुक्रिया अदा करें। खाना खाने से पहले धन्यवाद अदा करें। और ऐसा जापानीज लोग करते आए हैं और अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। वहां के बच्चा बच्चा भी आज इस आदत को अपनाता है। लेकिन हम भारतीयों के अंदर भी पहले ये आदत थी। हम पहले प्रेयर करते थे, राइट? हम प्रार्थना करते थे, शुक्रिया अदा करने के साथ अपने खाने की शुरुआत करते थे। लेकिन आज हमारी वो आदत चले गई है। आज हम फोन देखते हुए या फिर कुछ काम करते हुए खाना खाते हैं, और आपको दोबारा इस आदत को वापस लाना होगा। इसके साथ साथ छठी आदत जिसके माध्यम से आज जापानीज खुद को स्वस्थ पाते हैं, और वो है बचपना अपने जीवन में जमा रखना। जी हाँ, प्लेफुलनेस। बचपना अपने जीवन में जमा रखना, यानी वो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स में हमेशा खुद को एंगेज करते हैं, कुछ ना कुछ आदतों में ऐसे अपने आप को पाते हैं जिसके द्वारा उनका बचपना दोबारा वापस आ सके, जिसमें वो खुलकर हंस सकें। और ये प्रयास बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो खुद को खुश पाने का एक अच्छा तरीका पाएंगे। क्या बच्चों को खुश करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो खुद से खुश रहते हैं, खुद से मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन हमें मुस्कुराने के लिए एक वजह की जरूरत होती है। तो उस वजह को ढूंढिए, वो आपके खुद के अंदर है, वो बचपना आपके अंदर जमा है। पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, तो उसे भूलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कितना प्यारा होता है बचपन, जिसमें खिला रहता है हमेशा हमारा मन। तो इस मन को पुनः खिलाइए, और उसके लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इंगेज रहिए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत बनाए रखिए, अपने परिवारजनों के साथ एक अच्छे संबंध रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हंसने की कोई वजह नहीं होती है, बस यूं ही हंसना जरूरी है। इसी प्रकार से अब मैं आपको बताना चाहूंगी सातवां मुख्य तरीका। जापानीज की डाइट में कुछ ऐसा पाया गया है, उनके खान पान में कुछ ऐसा पाया गया है जिसके द्वारा आज उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्वस्थ बना चुका है। जी हाँ, ये पाया गया कि जापानीज अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, और आज इसी वजह से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और आज इसी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हम भारतीयों को भी है। देखिए, कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और आवश्यकता थी एंटीऑक्सीडेंट की, और भारतीयों को तो आज भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। तो जापानीज ने इस कमी को कैसे पूरा किया? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक आविष्कार किया। जी हाँ, और उस आविष्कार का नाम है गामा ओरिजिनॉल। 1954 में इसकी खोज जापान में की गई, और तब से लेकर आज तक अलग अलग देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसके द्वारा आज बहुत सारी क्षमताएं हमें मिल रही हैं। स्पेशली आज ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, और यही आज जापानीज को स्वस्थ भी बना रहा है। सोचिए, महज संयोग है क्या कि गामा ओरिजिनॉल की खोज जापान में की गई, और आज जापान विश्व का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो ये महज संयोग नहीं है, ये रियलिटी है, ये सत्य है। इस सत्य को आपको स्वीकारना होगा कि गामा का इस्तेमाल जापानीज बहुत ही सालों से कर रहे हैं और अपनी सेहत को बदल रहे हैं।
ये एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसको जापान की सरकार ने मान्यता दी है। इसको भूरे चावल की भूरी परत, जिसको हम राइस ब्रैन भी कहते हैं या चावल का चोकर कहते हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और इसके माध्यम से आज हम अपनी सेहत को बदल सकते हैं, क्योंकि जापान की सरकार ने इसको दवाओं की कैटेगरी के अंदर रखा है और ये कहा है कि ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और चिंता तनाव पर भी काम करता है। यानी आपकी शारीरिक सेहत हो या मानसिक सेहत हो, दोनों पर ही गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन रूप से काम करता है।